अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा फ़ौजी अदालतों का तजर्बा माजी करीब में किया गया था। जब ज़रब अज़ब ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो फिर सनसेट क्लॉज के साथ कुछ प्रोविजंस डाली गई थी, लेकिन उसके लिए एक डेफिनेशन वज़ा की गई कि फ़ौजी अदालतों में कौन सा मुकदमा जाएगा। जेट ब्लैक टेररिस्ट, स्याह किस्म के, शदीद किस्म के, वो जो दहशत गर्द हैं इंतहा दर्जे के, उनके मुकदमात। और वो क्यों डाली गई थी? क्योंकि आम सिविल अदालतों के अंदर वो मुकदमात चलते थे तो वो या जज को धमकियाँ आती थी या जज के कान में पैगाम दिया जाता था कि तेरे बच्चे फ़लाँ स्कूल में गए, हमें पता है, वापसी पे फ़ैसला करके निकलेगा तो ख्याल रखना। तो इस सूरत हाल के अंदर ये प्रोविजंस डाली गई थी। ज़रब अज़ब बहुत कामयाबी से चला, लेकिन उसके बाद रद्दुल फ़साद भी किसी हद तक ठीक था, लेकिन एक स्टेज के ऊपर जब ये टीटीपी के मफरूर लोगों को पाकिस्तान में दोबारा वापसी की इजाज़त दी गई, कुछ जेलों में बंद जो लोग थे उनको छोड़ा गया, तो पाकिस्तान में वो जो अमन सैकड़ों हज़ारों जानें कुर्बान करके हासिल किया गया था, इस कौम के बेटों ने बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ दी थी। 70-80 हज़ार तो हम कहते हैं ना सिविलियन वो दहशत गर्दी के वाक़यात की नज़र हुए थे, लेकिन ये सोचिए कि पुलिस और फ़ौज के ही कौम के बेटे हैं, मेरे और आपके बेटे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर वो इस कौम को मजबूत किया था। स्वात की जो सूरत हाल है, गले काटे जाते थे, वहाँ एक खूनी चौक था जहाँ लोगों को लटका दिया जाता था और कोई उसकी लाश उतारने की हिम्मत नहीं करता था। तो उसके बाद मैं तो दिली ख्वाहिश ये रखता हूँ कि कभी ऐसा पाकिस्तान में माहौल बने कि जिसमें एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस हो, इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों की जिम्मेदारी बराबर की है कि उन लोगों को जेलों से कैसे छोड़ा गया या अफ़गानिस्तान से वापस कैसे आने दिया गया। आपको अगर वापस लाना था तो उसको पूरे लॉ प्रोसेस से गुजारते और फिर दे सकते थे। तो अभी दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बात हो रही है। जो आइनी पैकेज है इसके अंदर कई हिस्से हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आइनी अदालत का तस्वुर है, फिर वो जो आर्टिकल 8, 9 और कुछ और दीगर आर्टिकल्स के अंदर तरमीम तजवीज़ की जा रही है, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स की भी प्रोविजन मौजूद है। बाज़ ऐसे केसेस उसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स तजवीज़ की गई हैं जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का दोबारा क़याम जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। अभी वो मुसवदे हतमी शक्ल में नहीं है, लेकिन सियासी हलकों के अंदर इसके ऊपर खुली बहस होनी चाहिए। पीछे पर्दों के पीछे तो बात वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुनासिब हो कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और हाउस के अंदर इसके ऊपर डिबेट हो और क्या पाकिस्तान के मफाद में है और क्या पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, वहाँ सामने रखा जाए। कौन सी ऐसी प्रोविजन डालनी है? क्या अभी जेट ब्लैक टेररिस्ट, उसकी डेफिनेशन वज़ा करके कि वो जेट ब्लैक के ज़ुमरे में कौन कौन आता है, क्या वो लोग जो टीटीपी से वाबस्ता हैं सिर्फ उनको डालना है या किसी सिविल पोलिटिकल डिस्प्यूट के अंदर भी किसी लोगों को उसके अंदर डाला जा सकता है? ये जब बहस होगी तो फिर ये काम करना आसान हो जाएगा। इस वक्त जो तुर्क का पत्ता कहना चाहिए वो मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में। 8 उनके कौमी असम्बली में वोट हैं, 5 उनके सेनेट में वोट हैं। मौजूदा हुकूमत माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के वोटों और MQM के वोटों और IPP के वोटों के साथ ही खड़ी है। खुद इनके पास ये सारी कोलिशन मिला के भी इतनी तादाद नहीं है कि 2/3 अक्सरियत से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दे। JUI भी साथ आ जाए तो इवन देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग फ्लोर क्रॉस करेंगे और फ्लोर क्रॉस करके इनको वोट करेंगे, तो तब वो 2/3 वाली अक्सरियत से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है। क्या ऐसा माहौल है कि हम ये सियासी रायामा हमवार करें, अपोजिशन को इंगेज कर लिया जाए और मुतफ़िका जिन इशूज़ के ऊपर इतफाक़ राय हो उसको लेकर आगे चलें? प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ नियत है सीनियर रहनुमा PMLN और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ही सबसे पहले राय ले लेता हूँ। आमतौर पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और सिविल लिबर्टीज़ की बात करें तो उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का तस्वुर कहीं फिट इन नहीं बैठता। हमने ज़रब अज़ब के ज़माने में डाला, बल्कि कराची ऑपरेशन में भी आपने रेंजर्स को एक्स्ट्रा पावर्स दी, पुलिस पावर्स दी, दोनों जगहों पे बेहतरी आई, लेकिन फॉरएवर ये पावर्स दी नहीं जा सकती। अभी क्या सूरत हाल है और क्या आपके सामने लाया अमल क्या है? देखिए नदीम मलिक साहब, पाकिस्तान इस वक्त मेरे नज़दीक एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है। एक तो वो दहशत गर्दी है जिसको आप बड़ी रॉ फॉर्म में देखते हैं, और एक वो दहशत गर्दी है कि जिसके तहत आपको निशाना बनाया जाता है आपकी मईशत को। और जो जदीद जंग है, जो न्यू वॉरफेयर है, इसमें बंदूक और गोली तो बहुत आखिर में चलाई जाती है। आपको इंटरनली इम्प्लोड करने के लिए आपकी पॉलिटिकल फाइबर को, सोशल फाइबर को, इकोनॉमिक फाइबर को अंदर से डैमेज किया जाता है। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो उसके ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं लड़ी गई। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री। न्यूक्लियर कंट्री को आप मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास एक तुर्क का पत्ता होता है। लिहाजा एक न्यूक्लियर कंट्री के ख़िलाफ़ हमेशा से इंटरनल वॉरफेयर की जाती है, जैसे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। अगर आप वो अकाउंट्स पढ़ें कि किस तरह सोवियत यूनियन को रप्चर किया गया, तो एक किताब है जो उस वक्त के डायरेक्टर CIA के हवाले से लिखी गई। उन्होंने बताया कि उसकी इकनॉमिक आइसोलेशन, उसको इंटरनली इकनॉमिकली वीक करके किस तरह रप्चर किया गया और उसके बाद फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई रियासत।
पाकिस्तान भी अब बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अनासर हैं, बैनुल-अक़वामी लॉबीज़ हैं, और हाल ही में कुछ ऐसे मज़ामीन भी छपे हैं जिसमें बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्टेटस कई कुव्वतों को खटकता है। और हम देख रहे हैं कि एक मुसलसल डिसरप्शन की मुल्क के अंदर तखरीबकारी की एक तरफ तो कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर बेयकीनी फैलाई जाती है, तीसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान के शहरी और इसके रियासत के इदारे जो बड़े कलीदी इदारे हैं उनके दरमियान एक बद-एतमादी को फैलाया जाना, एक मुहिम के ज़रिए उसका प्रचार किया जा रहा है। आप अगर ख़ास तौर पे PTI के मीडिया सेल्स की देखें मुहिम, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों को, मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाया, मैं आपको बताऊं 70 साल 75 साल में मैंने कभी रॉ में इतनी जुर्रत नहीं देखी थी कि वो हमारे रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह प्रोपेगेंडा करें, इस तरह की मुहिम चलाएं जैसी कि वो चल रही है। आप अगर इन ऐसे अनासर की वो हौसला अफजाई करें तो वो ऐसे अनासर जो हैं वो जिम्मेदार तो नहीं होते, वो तो पूरा एक यूट्यूबर्स का ग्रुप था जी, उनको बाकायदा ट्रेन किया गया था। उस वक्त वो मोदी का यार की पुकार के साथ वो वीडियोस बनाते थे, तो आजकल वो मतलब नापसंदीदा मतलब ये किसी ने सबक सीखा। जिस तरह आप ये देखिए जो तालिबान है, मैं आपको ये बताऊं कि हम ट्रैक 2 डायलॉग्स में जाते थे जिसमें दूसरे ममालिक के लोग भी होते थे, और वो यही कहते थे कि आपको हम ख़बरदार करना चाहते हैं कि ये जो आप अस्करियत पसंद या जिहादी पाल रहे हैं, जिस दिन इनकी बंदूकों का रुख आपकी तरफ होगा फिर आपको अपनी इस रियासत की पॉलिसी की समझ आएगी, और फिर हमने बड़ी कीमत अदा की उसकी। आपका डॉन लीक्स क्यों हुआ था जी, एक बड़ा सवाल है। असल में बात चीज़ें ऐसी हैं, मैं सोचता हूँ कि कभी अल्लाह पाक मुझे मौका दे तो मैं इन लोगों से सारों से कहूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क के लिए 30-40 साल आगे का सोच के फैसले किया करो। डॉन लीक्स क्यों हुआ था? इसलिए कि वहाँ एक मीटिंग के अंदर आप लोग यही इशू डिस्कस कर रहे थे जो अभी आप कह रहे हैं कि हमें इसको रोल बैक करना पड़ेगा। लिहाजा अब आई थिंक जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरा जो अंदाज़ा है कि सब ने अपने अपने सबक सीखे हैं, सियासतदानों ने भी तारीख से अपना सबक सीखा है, और मैं नहीं मानता आपकी बात। नहीं, हमने सीखा है, बहुत पता लग गया है जो हमारी मिस्टेक्स हैं। अदलिया को भी अपना सबक सीखना है, इस्टेब्लिशमेंट भी मुझे लगता है कि अब उन्हें पता लग गया है कि जो उन्होंने इतना बड़ा 2018 का तजुर्बा किया उसने किस तरीके से इट इज़ हाउंडिंग दैम और क्या किया है। अब ज़रूरत इस बात की है, देखिए आज हम एक तवक्को कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम थ्रू हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान एक बड़ी मेहनत के साथ पिछले 2 सालों में, अप्रैल 2022 में नदीम साहब आप जानते हैं वी वर एट द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट, और अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो हमारी जो बेल आउट पैकेज होना था उसमें सबसे पहले शर्त ये लिखी जानी थी कि आपके पास हमें तो पैसे देने के लिए है नहीं, तो ये जो आप पटाखे चलाते हैं, ये जो आप और तजुर्बे करते हैं, ये क्यों करते हैं? नहीं, मैं आपको आखिर में तो सवाल ये है कि वहाँ से पिछले 2 सालों में मुसलसल 16 महीने हमने सख्त फैसले किए, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में जर्नी जारी रहा। अब आप देखिए कि इशारिये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन डाउन। कोर्ट्स में क्या आप नहीं, मैं आता हूँ आपकी 9 मई के मुकदमात भी डालना चाहते हैं? मैं आपको एक बताता हूँ, आपके इस वक्त पाकिस्तान की जो सिमत है, इशारिये आपके तमाम मुस्बत हो रहे हैं, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, रेटिंग्स आपकी बेहतर हो रही हैं, स्टॉक मार्केट आपकी हदें तोड़ रही है, पॉजिटिव साइड पे जा रही है, IMF का पैकेज हो रहा है, कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो रहा है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक दोबारा पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान को 5 साल की स्टेबिलिटी चाहिए। मेरे नज़दीक जो भी पाकिस्तान की इस स्टेबिलिटी के साथ खेलेगा वो पाकिस्तान का मुआशी दहशतगर्द है, और उसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। रियासत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर हम स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, हम उस स्टेज पे नहीं है कि हमारे पास ये अयाशी है कि हम जनाब यहाँ पे हर किस्म को इनारकी फैलाने दें और इतना कुशन है कि इंतज़ार करें। खुदा ना खास्ता हम यहाँ से स्लिप किए। आप वही कह रहे हैं, जो PTI की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त हमें जो भाषण सुनाए जाते थे कि 6 माह के लिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग, नहीं पॉजिटिव रिपोर्टिंग, तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग हो, मैन्युफैक्चर करके अगर आप न्यूज रिपोर्ट करें पॉजिटिव तो वो रियलिटी से दूर होती है और वो देर पा नहीं हो सकती, वो क्लैप्स कर जाती है। और की उसने क्लैप, जो मसाइल हैं यू हैव टू क्रिएट ए सिचुएशन जहां ये पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आप मुझे बताइए, क्या ये हुकूमत का कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का खबरनामा है या कोई हमारा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की रेटिंग निकलती है जिसमें हम अपग्रेड हुए हैं? ये तो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं ना जिन्होंने हमें डाउनग्रेड किया था। हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, हम खुश नहीं हो रहे, हम सिर्फ इस बात पे खुश कि वी आर बिगिनिंग टू सी टर्निंग ऑफ टाइड। देखिए वो टाइड टर्न हो रही है। इसी तरह जो इन्फ्लेशन है वो जो 35-40% पे चली गई थी, अगर सिंगल डिजिट पे आ गई तो ये
एक बेहतरी की अलामत है 40% ना। आप ही के दौर में पीडीएम लेके गई थी। नहीं, मेरा सवाल वो पीछे क्यों रह लेकर जाता है नहीं, सर, वो क्यों लेकर गई थी, वो क्यों लेकर गई मिलिट्री थी, कोर्स, वो क्यों लेकर गई थी? नहीं, मिलिट्री आपने एक जुमला फेंका, मुझे जवाब दे लेने देना। देखिए वो 40% पे क्यों गई? इसलिए कि वो मुआहदा जो इमरान खान साहब IMF के साथ करके गए थे, जिसमें ये दर्ज था कि वो सारी सब्सिडीज़ विड्रॉ करेंगे, जिसमें दर्ज था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत वो बैनुल अक़वामी कीमतों के साथ अलाइन करेंगे, उसके बरखिलाफ वो झूठी पॉपुलैरिटी के लिए कम कर गए। और वो इतना बड़ा होल था कि किसी हुकूमत के लिए आसान फैसला नहीं था कि यकमुश्त 150 रुपया डीजल पेट्रोल बढ़ा दे, हमें वो करना पड़ा। वो मुआहदा टूटा हुआ था जब आपको पीडीएम की हुकूमत मिली, मिफ्ता ने वो एग्रीमेंट रिवाइव किया, फिर आप ही की हुकूमत ने वो दोबारा एग्रीमेंट तोड़ा, और फिर उसको रिवाइव करने के लिए नाक से लकीरें निकालनी पड़ी। हमें पूरा सच बताना चाहिए। वी आर ऑल रिस्पांसिबल फॉर दिस फेलियर, फॉर द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। नदीम, उसको हमने रिट्रीव किया ना सिचुएशन को, आल्सो क्रिएटेड दैट सिचुएशन फर्स्ट। नो, वी रिट्रीव दैट सिचुएशन और IMF को एंगेज किया और पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया, लेकिन इन द प्रोसेस हमें वो सब्सिडीज और वो पेट्रोल की कीमत में जो कमी करके होल किया गया, निकल गया। मिलिट्री कोर्ट्स का जवाब नहीं दिया। जी बताइए। मिलिट्री कोर्ट्स में क्या 9 मई के मुकदमात ले जाएंगे? मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट में वो शख्स के जो फौज की तनसीबात पे हमला करे, जो फौज के इदारों पे हमला करे, उसके लिए ऑलरेडी मिलिट्री एक्ट ये कहता है कि उनके खिलाफ फौज के कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, उसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में कोई सिविल जो जुर्म है या सियासी जुर्म है जो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ कैंटोनमेंट्स है, वो तो ले जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपने जो उसकी आर्टिकल 8 के अंदर अमेंडमेंट डाली हुई है वो बड़ी ब्रॉड बेस्ड है। आप उसके अंदर मिलिट्री पर्सनल के ऊपर भी कोई इशू आए तो उसका भी मुकदमा उसमें डालते हैं। उनके जो प्रेमिसेस उनके कंट्रोल में है, विदाउट आइडेंटिफाइंग कि वो कैंटोनमेंट के अंदर है या बाहर है, प्रेमिसेस अंडर देयर कंट्रोल, आप उसको भी अंदर डालते हैं, उसमें घर भी हो सकता है उनका। नहीं देखिए, ये फौज के तनसीबात फौजी तनसीबात पर हमला एक चीज़ है, किसी के घर के बाहर कोई इंसिडेंट हो जाता है। अगर फौज की तनसीबात, जो फौज के दफ्तर हैं या उनके अफसरों की रहाइश गाहें हैं, उन पे हमला, तो आप यही कंस्ट्रू करेंगे ना कि फौज के इदारे पे हमला। मिसाल के तौर पे सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दफ्तर पे हमला करना या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की रहाइश गाह पे हमला करना, दोनों एक ही ज़मरे में आएंगे ना, उसमें कोई फर्क तो उतना नहीं ही बड़ा जुर्म है जितना जिना हाउस लाहौर के ऊपर हमला करना जुर्म है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना। दोनों का जन्म का अपनी अपनी उसी तरह की नौयत है कि नहीं होना चाहिए। पार्टी रिस्पॉन्सिबल थी सुप्रीम कोर्ट स्टॉर्मिंग। उस वक्त जो स्टॉर्मिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसका जायजा लिया, फैसला किया, लोगों को नाहल किया, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। वो तो आई वॉच था। नहीं आई वॉच। अभी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइमरीली पूरी दुनिया जानती है पंजाब हाउस से कैसे बंदे आए थे। नहीं देखिए, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया उस वाक़े का, और आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट इन वेरी फ्रेंडली कोर्ट में कौन जाएगा? लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, उसके खिलाफ सजाएं दी गई। आप मुझे बताइए कि फौज के ऊपर, कोर कमांडर हाउस के ऊपर, चौनियों के ऊपर, GH के ऊपर हमला हो, और अगर आपका मौजूदा कानून उस पर बरतानिया में बाजारों और दुकानों को जलाया जाए 24 घंटे में सजा हो जाती है, यहाँ पे हर बंदा जमानत लेके बाहर हो जाता है। आप मुझे बताइए ना कि अगर हमारा कानून दहशत गर्दी के सजाएं दे वक्त के ऊपर, इसको एक स्टेट की प्रायोरिटी समझे, तो शायद आपको एक्सट्रीम मेजर्स की जरूरत ना पड़े। आपके पास एंटी टेररिज्म एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे आपने अदालतें बनाई हुई हैं, आप उस निज़ाम को मजबूत कर सकते हैं। सिविलियन निज़ाम के नीचे आप उसकी मजबूती क्यों कर रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी किसी और के, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, वो सिविलियन निज़ाम जो अदालत का हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है, आपके कंट्रोल मैं आपको नदीम मलिक साहब जी, देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपसे अर्ज करूँ ना, हमें इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है, मैंने इमरान खान साहब का मुकदमा भुगता, हमारी सारी क़यादत ने भुगता। आप यकीन कीजिए कि हमारी एक पेशी जो है महीने से लेकर 2 महीने से लेकर 3 महीने तक तारीखें पड़ती थी। ठीक है, गलत काम हो रहा है। नहीं सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, ठीक है ना। सवाल ये है कि आज इमरान खान साहब को अगर जमानत मिलती है, जो मुकदमे हैं उनमें भी, और जो होंगे ईमान बिल गैब, जो जमानत बिल गैब उनमें भी, अगर ये इंसाफ का पैमाना ठीक है, तो जो हमारे साथ हुआ था वो क्या था? और अगर जो कुछ हमारे साथ हुआ था वो ठीक था अदालत की तरफ से, तो आज इमरान खान साहब के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है? देखिए ये दो पैमाने नहीं चल सकते। इफ्तिखार चौधरी की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो इमरान खान और PTI को इंसाफ मिल रहा है, ये इंसाफ है, तो अदलिया का फर्ज है कि हमसे माफी मांगे कि हमसे क्यों ज्यादती की। इफ्तिखार चौधरी की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो कुछ भुगत रहे थे वो ठीक था,
तो फिर आज ये इम्तियाजी सलूक किस बुनियाद पे हो रहा है? सर, इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट नून लीग से मिलकर पीपल्स पार्टी को तोड़ रही थी। साकिब निसार पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर इफ्तिखार चौधरी पीपल्स पार्टी को तोड़ रहा था, और साकिब निसार और बंदयाल साहब बाज़ औक़ात इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर साकिब निसार साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है, और बाज़ औक़ात सियासी नौयत पे जो आपका इल्ज़ाम है कि बंदयाल साहब की लीनिंग थी, वो नून लीग को रगड़ा लगा रहे थे। आप देखिए, ये तो अदालत ना हुई ना। तो देखिए, ये तो अदालत आप नहीं मुझे बताइए, इसीलिए तो, लेकिन अगर कोई जज खड़ा होता है तो आप कहते हैं कि ये खड़ा क्यों हो गया, इसने हुकूमत को क्यों लटका दिया? इसीलिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, वो उसकी यही बुनियाद आती है कि भुट्टो जैसे फैसले और नवाज शरीफ साहब जैसी नाअहली के फैसले ना हो सके। भुट्टो का फैसला और नवाज शरीफ नाअहली का फैसला करवाने के पीछे ताकत कौन थी? किसने इन्फ्लुएंस किया था उस जजमेंट? अदालत ने किया। अदालत को इन्फ्लुएंस किसने किया था? भुट्टो के केस में किसने किया था? जो आप मुझे बताइए, क्या जनरल ज़िया उस वक्त कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर रहे थे? क्या ये फैक्ट्स नोन नहीं है हमें? भाई उस वक्त ऐसे जज भी थे जिन्होंने ओथ नहीं लिया। क्या उस वक्त वो जज नहीं थे जिन्होंने बताया कि जज भी इंसान होते हैं, उन्होंने नौकरी भी करनी होती है? नहीं, तो ऐसे भी जज थे, ऐसे भी जज थे जो नौकरी छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो जज थे ना जिन्होंने सजाएं दी। उनको खा गया। वो जज थे ना जिन्होंने सजाएं दी। मुझे आप ये बताएं कि जिन्होंने हल्फ नहीं लिया था या जिन्होंने इख्तलाफ किया था, जस्टिस दुराब पटेल थे खालबन जिन्होंने इख्तलाफ किया, क्या उनको कोई खा गया था? जस्टिस वजीर हसन के वालिद भी थे। असल में मसला यह है कि नवाज शरीफ की भी जो पनामा के अंदर अकामा वाला फैसला निकला था, वो फिक्स्ड जजमेंट थी, वो आज़ाद फैसला नहीं था, उसके अंदर उसकी इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। इसी तरीके से जो जहांगीर तरीन का और इमरान खान का केस जब चला था, वो फॉरेन प्रॉपर्टी, अगर साकिब उसके अंदर भी फिक्स्ड मैच था। नहीं, मुझे आप बताएं, अब उसके अंदर एक फरीक को तो आप कहते हैं ये जज ने ये कर दिया, लेकिन दूसरे फरीक को आप कह नहीं, जिसने किया बुरा किया, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? फैसले किसने किए? दोनों की, सब किया भाई। चीफ जस्टिस थे, जो जज बैठे कर रहे थे, आप पे प्रेशर है, आप छोड़ दें। शौकत सिद्दीकी से क्या हुआ? एक तरफ हो गया ना। शौकत अजीज को जो कुछ साल आपने रगड़ा लगाया, 5-7 साल, भाई इस तारीख में सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। मकसद आप खड़े हो, तो फिर वो पैरों पे खड़े हो। 6 जज खड़े हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको आप ट्रांसफर करने के लिए प्रोविजन डाल रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे। आप प्रोविजन डालिए, आपने आर्टिकल 200 को आपने ऐड किया। बदनीयती के साथ जो सियासत है वो अदलिया में नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 200 के अंदर आपने तरमीम तजवीज़ की है जजों को ट्रांसफर। अभी कोई हतमी जो तरमीमें हैं या मुसवदा है, चूंकि फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि हम वो कानून साजी नहीं कर रहे जो पीटीआई ने फैटफ पे की थी। आपको याद है फैटफ पे किस तरह कानून साजी हुई थी? मीटिंग के लिए कहाँ जाते थे आप बताइए ना, लोगों को भी बताइए कहाँ जाया करते थे। बता, ये मीटिंग कौन करता था? ये पीटीआई वालों से पूछे ना, कहाँ बुला? स्पीकर साहब भी जाते थे। आप बताएं, स्पीकर के घर पे जाते थे, और स्पीकर के घर पे जाते थे। वहाँ आपकी कौन वो ये एजेंसियों के लोगों को उन्होंने बैठाया होता था, और आप लोग जाते थे, उसको आपको पता और वो डिस्कस भी आप उन्हीं से दावत पे जाते थे ना। लेकिन आप ये बताइए कि 4 साल पूरी हुकूमत किसने किसके जरिए चलाई? फैटफ का पूरा जो लॉ था, आप लोगों को सच्चाई पूरी बतानी चाहिए। फैटफ का पूरा लॉ लिखने में आप पूरी पार्लियामेंट नाकाम हुई थी। पार्लियामेंट, उन्होंने फैटफ का लॉ लिखवाने के लिए टीम हायर की थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने। मीटिंग्स आप लोग और पीटीआई वाले इकट्ठे नहीं थे बैठते, वो कन्वीन करते थे इस्टेब्लिशमेंट वाले, और उन्हीं ने आप लोगों से फिर पास भी करवाया। हमारा इशू कोई नहीं था। नहीं, आप सारों का इशू था, ये फेलियर था पार्लियामेंट का। सुन लीजिए, इमरान खान साहब का फेलियर था कि वो अपोजिशन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि उस कानून पे हमने तरमीम डाली। वो कानून इस्तेमाल करना चाहते थे इमरान खान साहब कि मुझे लाइसेंस मिल जाए कि मैं हर किसी को मनी लॉन्डर बना के अपने मुखालिफ को अंदर डाल सकूं। उस पर हमने तरमीम डाली, उन्होंने बुलडोज किया, बात नहीं सुनी। यानी कि वो जिस तरीके से कानून साजी हुई, आप जरा निकालें वहाँ से रिकॉर्ड असेंबली के से किस तरह हुई। हमने तो कोई बुलडोज नहीं किया। अगर हमें मौलाना फजल रहमान साहब ने या कुछ और लोगों ने कहा जी हमें मुशावरत के लिए टाइम चाहिए, हमने टाइम दिया है। मजबूरी थी, आपके पास नंबर्स नहीं थे। नहीं, नंबर्स हम धक्का करना चाहते कर सकते थे, कोशिश, लेकिन धक्का भी आप करेंगे, खैर से टेंशन धक्का नहीं करेंगे। पीटीआई के बंदे सबको कायल करके उनकी इनपुट लेकर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट के साथ करें, और इसी नीयत के तहत हमने कमेटी बनाई। देखिए, जो स्पीकर ने कमेटी बनाई, वो क्यों बनाई? एक तजवीज़ है मेरी, आप माने या ना माने, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे जजेस की तैनाती का तरीकाकार है। मेरा ख्याल है पीटीआई बड़ी फुलिश होगी कि उसको अपोज करे। आपको उसको इंगेज करना चाहिए, पहले इंगेज करें, जब वो आप उसको हुज्जत तमाम कर चुके हैं, वो नई इश्यूज पे आए, तो फिर आप बाकी काम कर सकते हैं। नदीम, मेरा ख्याल है कि कुछ इश्यूज पे वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये जो स्पीकर की कमेटी है उसका यही मकसद है। हाँ, ये तजावीज़ रखें ना, तजावीज़ को एंगेज किया हुआ है। मसवदा तो आपने रखा। मसला ये है कि वो अडियाला जेल से जो उन्हें हुक्म आता है ना, वो कहता है किसी से एंगेज नहीं होना। आप देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग लगने लगी थी,
उस मौके पे मौसूफ स्पीकर के दफ्तर में बहसीत प्राइम मिनिस्टर बैठे रहे, अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार कर दिया। वो अभी भी जो कुछ उनके साथ हो रहा है इसी हरकतों का नतीजा है। अगर वो इंगेज करते सियासतदानों से तो शायद ये आज ये दिन ना देखना पड़ता उन्हें। आपको भी ये कुछ नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं, हम तो बिल्कुल एक सियासी अप्रोच पे यकीन रखते हैं, इसीलिए हमने पीटीआई को भी इंगेज किया है। उनको देखिए, आप बैरिस्टर अली जफर है, सलमान अकरम राजा है, गौहर साहब बड़े आप इनको इंगेज करें। मेरा ख्याल में लॉ एक्सपर्ट्स हैं, आइन के वो माहिर लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, पूछे आप बातें करें, कोई रास्ता निकलता है, बातों से रास्ता सियासतदान नहीं। इसीलिए मैं फिर आपसे कहूंगा जो स्पीकर साहब की कमेटी है उसका यही फंक्शन है। अभी तक वो सबसे पूछे ना उस कमेटी के अंदर, वो कहते हैं हमें मसौदा नहीं दिखाया। नहीं, सब मसौदा साहब के सामने रखे, सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ दें, वो सबसे डिस्कशन कर रहे हैं ना, उस कंसेंसस के रोशनी में ही फिर वो हतमी मुसवदा बनाएंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस ज़रूर होगा। और मैं आपको बताऊं, देखिए हुकूमत की एक इस वक्त प्रायोरिटी है, और आई वांट टू बी वेरी क्लियर, 8 फरवरी का इलेक्शन सब ने तस्लीम कर लिया है। पीटीआई ने अपने MNAs MPs के हल्फ उठा लिए हैं, अपनी वजारत आला ले लिया है, सदर वज़ीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया है। अब देर इज नो जस्टिफिकेशन टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स। उनको जाने दें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, लड़ाई खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अब वो भी देख लीजिए ना, आपने कर लिया। आप मुझे बताएं, कैन सुप्रीम कोर्ट री राइट कॉन्स्टिट्यूशन? ना किसी का कोई प्लेंटिफ है, ना किसी का कोई फरीक है, ना कोई माने, ना वो तकाजे पूरे करे जो आइन और कानून के अंदर लिखे हैं। और आप कह दें कि जी हमने सिर्फ, ये लतीफ़ खोसा साहब ने आपके शायद प्रोग्राम में मेरे साथ बैठ के कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नशिस्तों का फैसला इसलिए किया है कि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत से रोका जाए। ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। जैसे 8 फरवरी से पहले फैसला आया था पीटीआई, तो इसका मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। क्या वो फैसला ठीक? कौन सा? जो 8 फरवरी से पहले इलेक्शन के ऊपर फैसला आ गया था कि बल्ले का निशान भी कोई नहीं, पार्टी भी कोई नहीं। आप कहा कि नहीं, हमने पार्टी को तो हटाया नहीं था। आप मुझे ये बताएं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत थी। अब आप ये बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये सीटें पीटीआई को दे रही है और कहती जी आज़ाद हैसियत नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट पहले माफ़ी मांगे नवाज शरीफ से और मुस्लिम लीग नून से, जिनको आज़ाद हैसियत में सेनेट के ऊपर इलेक्शन लड़ने में मजबूर किया। बिल्कुल मांगनी चाहिए, मांगे ना पहले माफ़ी। गलत काम था, पहले वो माफ़ी मांगे। अगर वो गलत काम आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप नहीं, मेरा मकसद है नहीं, वो यही मैं कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि आइन और कानून का दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा इंसाफ में, कि आप अगर एक छुरी फेरे मुस्लिम लीग नून के ऊपर, वो तो हलाल है, अगर पीटीआई उस कानून के जद में आए तो वो हराम है। देखिए अभी जजों ने जो बात लिखी है, ये दो कानून नहीं चलेंगे। जजों ने सच बोला, पीटीआई के लिए आइन और कानून और होगा, मुस्लिम लीग नून के लिए आइन और कानून और होगा। मुस्लिम लीग नून को ज़िबा करके बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और अगर पीटीआई कंप्लाई नहीं करती किसी कानून के तहत, वो देखिए इलेक्शन कमीशन ने कितने रिमाइंडर दिए पीटीआई को। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, 11 जज कह रहे हैं गलत इंटरप्रिटेशन की। सुन तो लेना, क्या पीटीआई का इलेक्शन ड्यू नहीं था? क्या इलेक्शन कमीशन ने बार बार उनको रिमाइंडर नहीं दिया कि अगर आप ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकती है, आपका इलेक्शन कैसे इंतखाबी निशान खत्म हो सकता है? मुकाबले में इलेक्शन जीता है कौन कौन था? हमने पूरा बकायदा इलेक्शन, किसको वोट डाले? क्या मतलब कौन कौन था? मुकाबले में थे नवाज शरीफ ऊपर? नहीं तो जरूरी है कि इलेक्शन के अंदर मुकाबले में कोई बिला मुकाबला किया तो आपके लिए जायज है, बाकियों के लिए नाजायज है। लेकिन उसके तकाजे पूरे करें ना। हमारी जनरल काउंसिल की लिस्ट, हमारा वेन्यू, हमारा पूरा प्रोसेस, कोडल फॉर्मेलिटीज हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से की हैं। ये नहीं कि आप चोरों की तरह अपना एक कहीं इजलास बुला गए जी हमने इलेक्शन कर लिया। सर टाइम खत्म हो गया, ब्रेक करीब आ गई है। आप मुझे बताएं, ब्रेक के बाद हमारे साथ और मेहमान होंगे। एहसन इकबाल साहब सीनियर रहनुमा PMLN हमारे साथ। सर नवाज इमरान खान के ऊपर भी इतराज कोई नहीं उठाया सवाए अदालत के, और नहीं उसके खबर ज़्यादा ने किया। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो और मेहमान हमारे साथ होंगे। ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मारूफ माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब दोनों हमारे साथ हैं, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। हुमायूं साहब, बहुत से जो सियासतदान हैं वो हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाल देते हैं कि उसके अंदर एक आइनी अदालत का तस्वर मौजूद था, और अभी जो सियासी मुकदमात रोज़ाना आप TV चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं, ये अगर अलहदा हो जाएँ तो पाकिस्तान का भला होगा। आपकी जमात मुतफिक है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमने रिसेंटली सुना है कि 10% केसेस और 90% टाइम लेना। मुझे नहीं पता कि ये स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आई हैं। ये एनेक्डोटल है, मैंने अपने दिमाग में बना दिए कि जी 10% केसेस वो हैं लेकिन वो 90% टाइम लेते हैं।
कल हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट थे, तो उनका टोटल 187 मुकदमात हैं आईनी नोयत के। हाँ। तो वो 187 हम सारा दिन एक ब्रेकिंग खबर चलाते हैं, ये बात तो सही नहीं, है। आप ब्रेकिंग खबर चलाते हैं, लेकिन वो कोर्ट का टाइम कितना लेते हैं? बड़ा बेंच वो- तो उस पर लगा होता है। ना, बड़ा बेंच लगा होता है, लेकिन रोजाना तो नहीं लगा होता ना। बाकी के एक दिन लगेगा, उसके बाद 2 हफ्ते की छुट्टी देंगे, अगला वो देंगे। इस 2 हफ्तों में क्या करेंगे? कोई और सियासी मुकदमा और आ जाएगा। नहीं है, लाइन इतने लगी हुई है सियासी इतने नहीं मुकदमों है, हर जगह पे तो फुल बेंच नहीं है ना। आपके 13 जजेस क्या करें? देखिए, जब आपने इस चीज को करना है, आप साइंटिफिक एविडेंस देखें। अगर आपने मुल्क को चलाना है तो आपके पास एविडेंस बेस्ड डिसीजंस होने चाहिए। आप कहते हैं प्रॉब्लम्स है, मान लेते कि प्रॉब्लम्स है, मैं भी कहता हूं प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स कहां है, पहले ये चेक कर ले। आप कहते हैं कि पेंडेंसी है, हम देख लेते हैं कि केस वेटेज क्या है। केस वेटेज का सिंपल तरीका है, एक फॉर्मूला है। जो क्रिमिनल केस है उसको 1 पॉइंट देते हैं, जो सिविल केस है उसको 0.66 पॉइंट्स देते हैं, और जो जिसको हम दीवानी मुकदमा कहते हैं या कमर्शियल सिविल मुकदमा होता है उसको 1.7 या 1.65 वो दे देते हैं। अब 3 कोर्ट है, तीनों कोर्ट में 100 केसेस लगे हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में एक के ऊपर केस लोड आ जाएगा 140, दूसरे के ऊपर केस लोड आ जाएगा 65। जिसमें क्रिमिनल केस ज्यादा है या जिसमें खाली सिविल केस ज्यादा है, वो टोटल डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि आपका केस लोड कितना है, किस जगह पर है। फिर दूसरी चीज है, आप देखें कि जो हम लोग बार बार मैं और आप 2 वकील हैं, 6 दफा मैं नहीं आता, 8-10 दफा आप नहीं आते, 14 दफा तो ये डिले हो गए। आपको करना चाहिए कि लोअर कोर्ट्स में हर उसमें जैसे नहीं होता क्रिकेट में कि भाई आपके पास 2 चांसेस हैं रिव्यू करने के, आपके पास 2 चांस है केस को एडजॉर्न करने के या डिले करने के, उसके अलावा होना ही नहीं चाहिए। आप उस जगह पे लेकर आए, आप अपने देखें कि प्रॉब्लम कहां है। अगर अगर मेरी मिसाल ये, अगर हमारा मसला वो है और मैं 10 की बजाय 100 जजेस लगा लेता हूं, मजाक के अलावा हल नहीं होगा मसला। हसन सो रजा साहब से यू नीड टू हैव द एविडेंस बिहाइंड द डिसीजन। हसन रजा पाशा साहब, ये आईनी अदालत बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? वकला क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, आईनी अदालत का कंसेप्ट 2006 में आया और ये सारी बातें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, आपके चैनल पे भी डिस्कस हो चुकी हैं। नई बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इसमें रेडिकल चेंजेस भी आई। अब आप देख लें कि इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तमाम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सिग्नेचर भी किए, जिसमें जनाब इमरान अहमद खान साहब भी थे और मौलाना फजल रहमान साहब भी थे। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त का मैनिफेस्टो था इस 2024 के इलेक्शंस में, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ रखी कि आईनी कोर्ट्स बनाएंगे। उस वक्त तक तो सबको था कि ठीक है, होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी जमात है, वो अब एतराज कर रही है। लेकिन एतराज सिर्फ इस बुनियाद पे इंटरनल हवाले से देखा जाए जो हम तक इतलात पहुंची हैं, और किसी जगह पे बबांगे दोहल ये इन्होंने इजहार भी किया इस चीज़ का कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। अगर टाइमिंग ठीक नहीं है तो क्यों नहीं ठीक? तो उसकी तोज़ी ये बयान की जाती है कि ये पर्सनल स्पेसिफिक कानून साजी की जा रही है, आइन में अमेंडमेंट की जा रही है, सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब को लाने के लिए। आप बाद में बात करें तो फिर हो सकता है कि इस पे आए। मैं ये कहता हूं कि क्या 2 चीजें आप सामने रखें। नंबर 1, क्या आप ये समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो ज़रूरी नहीं है? और अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर काजी फाइजा साहब अगर उसमें चीफ जस्टिस नहीं बनते या उनको बतौर जज नहीं लिया जाता, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? क्या फिर आप इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि होनी चाहिए? और दूसरी बात जो हसन रजा बड़ी पाशा साहब, एक इंपॉर्टेंट है चीज़ पहले आप उसमें, बता दें, फिर मैं ये हुमायूं साहब से भी पूछूंगा। अगर ये एक इशू कंट्रोवर्सी आपने सही आइडेंटिफाई किया। आज भी इमरान खान ने जेल में जो मीडिया से इंटरेक्शन किया है उसमें उसका इल्ज़ाम यही है कि आईनी अदालत बना इसलिए रहे हैं कि काजी फाइज ईसा को उसमें लेकर जाएंगे। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि 26 अक्टूबर उनकी रिटायरमेंट डेट है, 26 को जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे? मेरे जहन में एक तजवीज़ आती है कि क्यों नहीं, अगर ये बहुत ज़रूरी है आईनी अदालत बनाना, तो 1 महीने के बाद बना ली जाए। फिर उस वक्त जो भी कोर्ट बैठी होगी उसमें से जो जज आप लगाना चाहेंगे तो लगा लेंगे। देखिए, हम
डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, कमेटी बनी है पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आज भी हमारी मीटिंग थी, तकरीबन 4 घंटे रही। हम अपना एक मसवदा तैयार कर रहे हैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक, और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी अमेंडमेंट हो जिसमें तमाम पार्टीज का कंसेंसस हो। मैं अभी भी हुमायूं मोहम्मद साहब माशाल्लाह बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, और वक्त के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि इनकी बड़ी लॉ पे भी और आइन पे भी बड़ी ग्रिप हो गई है। और मैं ये समझता हूं कि आज डिफाइनिंग मूवमेंट है, ये आए, ये बैठे, हुकूमत के साथ बैठ के बात करें और अपनी तजावीज़ दें। देखिए मशावरत के साथ, मसलन मेरी ज़ाती राय मलक साहब ये है कि अगर चीफ जस्टिस एक ही रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दें और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को ले ले और कोई काम दीगर ना करे, ये भी मुमकिन है। तो देखिए हर तरफ से ये तजावीज ज्यादा आनी है, प्रैक्टिकल है, इनकी तरफ से भी आएगी, ये हमारी ज्यादा तरफ से भी प्रैक्टिकल है आएगी, सबकी कि तरफ चीफ से। जस्टिस वही हो जिसकी तो बारी है, लेकिन एक आईनी बेंच आप अलहदा से बना दें, वो बाकी मुकदमा से हट के वो बिल्कुल। सिर्फ आईनी नौयत के केसेस देखिए सुनता रहे। ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। देखिए मलक साहब, उसके जरूरी लिए नहीं आपको है कि नई आईनी मेरी ये अदालत नहीं बनानी तजवीज पड़ेगी, कोई इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच आप बना सकते हैं। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि मेरी तजवीज को कोई पजीराई मिले। हो सकता है हुमायूं मोहम्मद साहब कोई ऐसी तजवीज दें जो इससे बेहतर हो। देखिए जब तक मशावरत नहीं होगी और ओपन माइंड के साथ आप बैठ के बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई सूरत हाल आगे जाए। हुमायूं साहब, अब सिर्फ हुमायूं साहब, मसला ये ये। हाँ दो, जी। ये बड़ी आम चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में आपको इसके ऊपर राय देनी चाहिए। एक तो मैं इन्हें कह रहा हूँ कि ये 26 अक्टूबर को बात कर लिया जाए 27 अक्टूबर को, तो आपका वो तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा कादी फायज़ ईसा साहब वाला। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि इसी चीफ जस्टिस के नीचे अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लहदा से कॉन्स्टिट्यूट कर दें, वो आइनी मुकदमा सुनता रहे, बाकी मुकदमा में उसका टाइम ज़ाया ही ना हो। देखिए देखिए इन प्रिंसिपल अगर आप देखा जाए तो अगर हम ये समझते कि ये पेंडेंसी जो है इस वजह से है और हमें एक ऐसा आइन या ऐसा इदारा बनाना चाहिए विद इन सुप्रीम कोर्ट, अंडर दी ऑस्पिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक पैरेलल इदारा हो लेकिन वो रिपोर्ट करे सुप्रीम कोर्ट को। ये ना हो जो ये करना चाह रहे वो ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में से एक जज को निकाल के वो डाल रहे हैं। वो तो अलहदा से आईनी अदालत है ना, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी चीफ जस्टिस के नीचे एक आईनी बेंच बना दिया जाए जिसमें तीन जज बैठे हो या 5 जज बैठे हो और वो आईनी नोयत के मुकदमा सुनते हैं, आप एक बिल्कुल इसी तरीके से इज इट डूएबल फॉर यू? आई थिंक दैट कुड बी समथिंग वेयर डिस्कशन कैन बी डन। लेकिन तो यही तो वो कह रहे हैं आपको पाशा साहब कि इसके ऊपर बात करें, मशावरत करें। सवाल ये है अभी तक किसने देखा है मुसव्वदा? आपने सर आप अपना मुसव्वदा बना दें, हमने देखा आपको पाबंद तो नहीं कर रहा ना करने पे। देखिए ना हम तो हमें क्या पता आपने कौन सा देखा है, क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ देखता है, लेकिन ठीक है, हैविंग सेड दैट थिंग, आपने देखा है सर, देखिए आपने देखा है, मैं एज अ पार्लियामेंट के अंदर इसहाक डार कहता है कि मैंने नहीं देखा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर जो चेयरमैन सेनेट है वो कहता है मैंने नहीं देखा हुआ है। आप उसके अलावा बाकी लोगों ने उन्होंने जो देखा हुआ है उसके अंदर आप ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं कि वो तो साहब आप अपनी तजवीज़ कर दें, आप इसके ऊपर अपनी तजवीज़ दे दें कि ये मुसव्वदा हमारा, ये तजवीज़ है हमारी आईनी अदालत के हवाले से कि एक बेंच बना दें। मैं समझता हूं इसके ऊपर सोचा जा सकता है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन बात करेंगे तो होगी ना, बात करने के लिए तो मशवरा दे रहे हैं आपको। देखिए बात करने के लिए आपको सबसे पहले फर्ज करें आप जो हैं आप एंकर पर्सन हैं, आप मुझसे सवालात पूछना चाहते हैं, आप इस माहौल को कंजेनियल बनाएंगे आप, मैं नहीं बनाऊंगा। जब आप ही नहीं बना रहे, आप ही मुझे बार बार मुझे बात नहीं करने दे रहे, मुझे टोक रहे, मुझे बुला बारा कह रहे, मैं आपके साथ क्यों बात करूंगा? मैं आपको कहता हूं कि मेरा आईनी हक है, मैं यहां पे जलसा करना चाहता हूं, आप मुझे जाके एक वो उधर जाके जहां पे भैंसे बांधिए, जहां पे लोग जाते हुए बदबू की वजह से कर रहे, आप उधर करें, सिर्फ किस वजह से? उसमें भी रास्ते रोक रहे, उसमें भी सब कुछ कर रहे, वजह क्या है? आप आना, आपने इसके बावजूद आपको ये चीज कोई रोकने नहीं चाहिए, माने नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी तजावीज देनी चाहिए। नहीं देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, एज ऑफ नाउ आप मुझसे पूछते, मैं जेन्युइनली ये बात कर रहा हूं, मैं इसलिए ऐसे नहीं कर, मैं जेन्युइनली ये कर रहा हूं कि एज ऑफ नाउ ट्रस्ट मी, मैं हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकता कि जिस लिहाज से ये लोग पहले एक शिक लेकर आए हैं और उन्होंने क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और उसके ऊपर इतनी लंबी तमीद बांधी कि हम लोग एक वो करें,
फिर आप दोबारा 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद और दोबारा उसी बंदे को एम्पावर कर रहे हैं, हर लिहाज से वो कर रहे हैं। देखिए ये सारी जो होती है ना, ये यहाँ का मसला आपको बताती है कि नीयतें ठीक नहीं है और अमल भी गलत हो रहा है और नीयत भी ठीक नहीं हो पाशा रही साहब है। दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये अपनी सियासी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन इसको मेरे ख्याल में वकला को भी इस पर रोल अदा करना चाहिए। सारी बार अपनी लड़ाइयाँ छोड़ के इसके ऊपर आपको मुश्तरका एक अप्रोच अपनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार हो, हाई कोर्ट बार हो, मुश्तरका एक अपना चार्टर दीजिए कि ये रिफॉर्म्स डूएबल हैं, ये होनी चाहिए। हाँ मलिक साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हमारी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल थी, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स थी और हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस अक्रॉस द कंट्री, माँ सिवाय एक या दो सदूर के, बाकी तमाम सदूर और सेक्रेटरी साहबान जो नहीं आ सके उन्होंने जूम पे शिरकत की। और आप बिलीव करें मलिक साहब, 4.5 घंटे आजम नज़ीर तारड़ साहब हॉट सीट पे थे और इतने सख्त और तुंदो तेज सवालात हुए। मैंने खुद कई शिक जो है उन पे एतराज़ भी किया। फिर कलेक्टिव विजडम के लिए तमाम मुंतखब क़यादत ने एक कमेटी बनाई। आज उसकी 3री मीटिंग थी, हम इकट्ठे हुए, हम एक एक शिक पे हम कर रहे हैं और आपको 3 या 4 तारीख तक मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि वो मुसवदा, उस मुसवदे पे हम काम कर रहे हैं जो उस दिन हमें वफाकी वजीर कानून साहब ने तमाम मीडिया के सामने दिया था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई और है तो वो मेरे सामने, मैं उसकी बात नहीं कर सकता। मैं उस मुसवदे की बात कर रहा हूँ जो तमाम मीडिया के सामने हमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार को दिया गया। हम उस पर डेलिब्रेशंस कर रहे हैं और 3 तारीख या 4 तारीख तक आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। आप देखेंगे कि वकला तंजीमें क्या अमेंडमेंट, इस प्रपोज अमेंडमेंट में हमने क्या क्या अमेंडमेंट प्रपोज की है और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी की चीज़ नज़र आएगी। अभी मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं सामने नहीं लाता क्योंकि लीक हो जाएगा और फिर वो मेरे ऊपर बात आएगी कि आपने बिफोर टाइम कर दिया, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेके आए हैं। हो सकता है हमारी तमाम बातें ना भी मानी जाए, लेकिन हम अपना एक फर्ज समझते हुए, ड्यूटी समझते हुए हम इस पे लगे हुए हैं, विदाउट एनी मतलब किसी और लालच या हिर्स के बगैर बात कर रहे हैं। देख लें, सामने आएगा। मैं इसी तरह चाहता हूं कि जो अपोजिशन की पार्टी हैं, मौलाना साहब की तरफ से तो शुनीद है कि वो कुछ कामरान मुर्तज़ा साहब तैयार कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, या वो आपस में अपने जो नोट्स हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन पीटीआई इज द मेन स्टेक होल्डर, बड़ी जमात है, इनको भी अपनी इनपुट देनी चाहिए। इनके पास भी बड़े अच्छे दिमाग मौजूद हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ये भी करें, क्यों अवॉइड करते हैं। हमायूं साहब, अगर आप लोगों ने मौका मिस कर दिया ना और शोर मचाते रहे कि हमें मवेशी मंडी में जलसा करने के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये मेरे ख्याल में सियासी तौर पर गलत फैसला होगा। आप लोगों को अपना काम करना चाहिए, इनपुट देनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए अभी जो हसन पाशा साहब जो हैं वो मुझे बेयर आउट भी करेंगे। अभी रिसेंटली एक हुआ है, एक रिजर्व सीट पीपल्स पार्टी को दी गई है रहीम यार खान के उस पर जीतने के लिए। जस्टिस शाहिद वहीद साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उनके जजमेंट है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व सीट्स होती हैं ये आपके जनरल इलेक्शंस की बेसिस पर होती है। उसके बाद की सीट्स कहीं खाली हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी बेसिस पर नहीं होती। उनको दे दी गई थी। ये जुल्म हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, हम क्यों इनके ऊपर एतबार करें। नंबर 2, अब बिलावल भुट्टो की आपने बात सुनी है। देखिए आर्टिकल 63 एक क्या कहता है, वो कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग को रोको। 63A आपको कहता है कि अगर कोई इन 4 चीज़ों में वोट या एब्सटेन करता है, वो इसका मतलब है या पैसे ले लिया या कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। अब सिंपल सी बात ये, आपने उसको रोकना है। 2 चीज़ें इसके, एक उसमें प्रिवेंटिव मेजर है, दूसरा उसमें प्यूनिटिव मेजर है। प्रिवेंटिव मेजर ये है कि अगर मैं आपसे पैसे लेके वोट दे देता हूं आपको, आप मुझे वोट ना देने दो, इस वोट को ना काउंट करो, ताकि वो, और प्लस प्यूनिटिव है, मुझे वो सजा मिले कि अगली दफा मैं सोचूं भी ना। अगर मैं यही काम करना है कि आपसे पैसे लेके 50 करोड़ लेके, और लोगों के पास बड़ा पैसा है,
अरबों रुपए, हमारे 2-2 3-3 63 की जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं मुझे आपसे इख्तिलाफ है। 73 के आइन के अंदर जो 63 की प्रोविजन थी, उसमें कहीं नहीं जस्टिस लिखा हुआ। बंदयाल ने अपने फैसले के अंदर आइन को रीराइट किया। मैं उससे मुतफिक नहीं हूं, एक मिनट बिल्कुल मुतफिक नहीं। आई एग्री विद यू, यू डोंट हैव टू एग्री विद मी, लेकिन मैं आपको एक जो चीज बंदा बताता हूं। पार्टी लाइन सर, के खिलाफ वोट करे एक वो मिनट, डिस्क्वालीफाई सर, होगा, ये सर, हमारा सर, आइन कहता है। सर आपके आइन में कहीं ये नहीं लिखा, ये इंटरप्रिटेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो वोट दे उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप उस वोट को गिनो या ना गिनो, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उसकी सजा क्या है। देखिए ये आपकी मुझे एक बात बताएं, आइन की तशरीह किसका काम है, आपका, मेरा, पार्लियामान का या जजेस का? सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से आइन को रीराइट नहीं कर सकती। वो रीराइट नहीं कर रहे, वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जस्टिस मंदोखेल ने उसी अदालत में बैठ के कहा हुआ है कि इट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अ डिसेंटिंग नोट। इसलिए कि उस वक्त जो 3 जज वो थे जो कहा जाता था कि वो पीटीआई की बैक कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, ये किस तरीके से, ये किस तरीके की वो चीजें हैं? पाशा साहब, मुझे लगता नहीं है कि कोई पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व होने वाला है, टकरी मारने वाली बात है। आप बताइए। देख मलिक साहब, सॉरी टू विद डॉक्टर मोहम्मद, सेनेटर साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, मैं इंतहाई अदब के साथ बात करूंगा कि यही इनकी ज्यादती और कसूर है कि ये अपने जजेस कहते हैं और हुकूमत के जजेस कहते हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। उन 2 जजेस ने जो भी अपना ओपिनियन दिया, इख्तिलाफी नोट दिए, उनका राइट था, वो दे सकते थे और उन्होंने दिया। जजेस अब दूसरी तरफ जो है, दे आर ऑल रिस्पेक्टेबल जजेस। दूसरी तरफ जो है करना और बात है, डायरेक्शन देना की बात ना, दूसरी तरफ चीज नहीं कहते हैं हुकूमत के सपोर्टर जजेस। ये देखिए ये गलत बात है, ये इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम अगर कोई ये कहता है, सॉरी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, वो इसलिए कहता है कि मलिक साहब ने मेरे कहा था कि जो आपके वाले वो दोस्त, तो मैंने उसकी बेसिस पे रेसिप्रोकल किया था। सॉरी, आई एम सॉरी, कैरी ऑन। सेनेटर साहब मेरी अर्ज सुने, और अगर कोई हुकूमती ये लोग कहें कि ये 8 जजेस पीटीआई के अमैती हैं, तो ये भी गलत बात है। देखिए एक चीज मैं इनके तवज्जुह से पहले भी कई दफा इनके प्रोग्राम में ये अर्ज कर चुका हूं कि अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मना करें कि किसी जज की फोटो ना लगाएं। उनका गाउन पहने हुए फोटो लगा देते हैं और कहते हैं जी कि टुडेज मैन ऑफ द मैच फलां। वो आप उन जजेस के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको पोलिटिसाइज कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दें। वो कल जो आपके खिलाफ थे, आप पाशा साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन आप अपना काम ये तजावीज़ वाला जो वकला बरादरी है ये करे और रिपीटेडली दरखास्त करते रहेंगे कि ये भी एज ए पार्टी अपने तजावीज़ के ऊपर काम करें, पॉलिटिशियन से, वकला से इंगेज करें और राय अम्मा इसी तरीके से हमवार होगी। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।